हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोयम हम करने जा रहे हैं उसका नाम है लाइसिडस, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा था और इसे पब्लिश उनके एलिगीज के कलेक्शन जस्टा एडुआर्डो किंग न्यूफ्रेगो में 1638 को कराया गया था। जॉन मिल्टन का लाइफ पीरियड 1608 से 1674 का था। जब मिल्टन अपनी मिडल एज में थे तो उनकी आई साइट वीक होने लगी और 1652 तक वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। ब्लाइंड होने के बाद उन्होंने पोइट्री लिखने पर ध्यान दिया। उनके नोटेबल वर्क्स है लाइसिडस जो 1638 में पब्लिश हुई, एरोपेगेटिशिया जो 1644 में पब्लिश हुई, पैराडाइज लॉस्ट जो 1667 में पब्लिश हुई और सैमसन एगोनिस्टिस जो 1671 में पब्लिश हुई थी। तो जैसा कि हमें पता है जॉन मिल्टन एक प्योरिटन पोइट थे, तो चलिए पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम मिल्टन और प्योरिटनिज्म के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। प्योरिटनिज्म मूवमेंट इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। ये एक रेडिकल प्रोटेस्टेंट मूवमेंट थी जो इंग्लैंड के चर्च के रिफॉर्मेशन के लिए स्टार्ट हुई थी। प्योरिटन पोइट्स ने पोएट्री में मेटाफर्स और डेकोरेटिव वे को रिजेक्ट कर दिया था। बाइबल ने इन प्योरिटन्स की लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। फैमिलीज डेली चर्च जाती और डेली बाइबल पढ़ती। ये एक मेन रीज़न था प्योरिटन राइटिंग का बाइबल और उसकी थीम्स पर बेस्ड होने का। प्योरिटन्स की राइटिंग्स रिलीजियस बिलीफ पर होती थी और डायरेक्टली ऑन पॉइंट राइटिंग्स होती थी। वो बढ़ा चढ़ा कर लिखने की स्टाइल को अवॉइड करते थे जो इस समय यूरोप में काफ़ी फेमस था। प्योरिटन्स की राइटिंग का मेन पर्सपेक्टिव क्रिश्चियन वैल्यूज़ को सिखाना था। वो इसमें बिलीव नहीं करते थे कि लिटरेचर एंटरटेनमेंट का सोर्स है, जिस कारण उन्होंने ड्रामा को डिसअप्रूव कर दिया था। तो चलिए अब हम पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। मिल्टन ने 1637 में अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की शिपव्रैक में डेथ के कुछ महीने बाद ही लाइसिडस पोएम को लिखा था। यह पोयम एक पेस्टोरल एलिगी है। पेस्टोरल एलिगीज का मतलब होता है वो पोइट्री जो किसी डेड पर्सन को मेमोरलाइज करने के लिए लिखी जाती है। इस पोयम में मिल्टन इमेजरी कैरेक्टर जिसका नाम लाइसिडस है उसकी डेथ के ओकेशन को यूज कर अपने फ्रेंड की डेथ को मौन कर रहा है। उसकी एलेगी क्लासिकल और क्रिश्चियन इमेजेस को एक साथ बाइंड करती है, जो पोयम में पेस्टोरल ट्रेडिशन से उसके फाइनल कंसोलेशन तक मूव करती है, जो कि एक प्रोमिस की तरह है कि हेवन में जाने के बाद एक हारमोनियस सॉन्ग प्ले होगा और लाइसिडस को रेजोरेक्ट कर दिया जाएगा और उसे फिर से लाइफ मिलेगी। मिल्टन और एडवर्ड किंग कैम्ब्रिज में मिले थे जहां वो दोनों क्लासमेट्स और लिटरेरी राइवल्स थे। हालांकि एडवर्ड किंग ने अपनी डेथ तक अपनी 12 पोएम्स को ही पब्लिश किया था। उसके फ्रेंड्स और टीचर्स ने उसके टैलेंट को एक्सप्रेस करने और उसके डेथ के लॉस को मोurn करने के लिए पोइट्री कलेक्शन को पब्लिश कराया और इसी कलेक्शन में ही मिल्टन की पोयम लाइसिडस 1638 में पब्लिश हुई थी। हालांकि मिल्टन ने इस पोयम को अपने डेड फ्रेंड को मेमोराइज करने के लिए लिखा था, लेकिन ये पोयम उससे कहीं ज़्यादा लिटरेरी पॉइंट भी रखती थी। मिल्टन अपनी पोयम में खुद को और एडवर्ड को दो शेपर्ड के तौर पर रिप्रेजेंट करता है और ऐसा करके मिल्टन खुद को एडवर्ड की डेथ से डिस्टेंस कर लेता है और अपनी पोयम को एक पेस्टोरल पोइट्री के कन्वेंशन के डायलॉग में पोर्ट्रे करता है। लाइसिडस पोयम ग्रीफ और उस समय प्रेजेंट अवेलेबल ट्रेडिशंस जिनके थ्रू एक पर्सन अपना ग्रीफ शो करता है के बीच के रिलेशनशिप को शो करती है। पेस्टोरल एलिगीज लिखकर मिल्टन अपने आप को उन पोइट्स की कैटेगरी में पोजीशन करता है जो एलिगीज राइटिंग में थे। थियोक्राइटस जो कि एक क्लासिकल ग्रीक पोइट थे, उन्होंने पेस्टोरल पोइट्री को लिखना स्टार्ट किया था। शेफर्ड्स जब अपने कैटल्स को लेकर फील्ड्स में जाते तो वो वहां पर जो सॉन्ग्स को गाते थे, थियोक्राइटस उन्हीं सॉन्ग्स को अपनी पेस्टोरल पोइट्री में लिखते थे। थियोक्राइटस के शेफर्ड्स अक्सर डेड लोगों को उनके साथ जिनकी डेथ हो चुकी है वो उनके बारे में ही गाना गाते थे और ऐसा लगता था कि जैसे वो उन इमोशंस में ही खो गए हैं, लेकिन उनकी एलिगीज हाईली स्ट्रक्चर्ड होती थी। हालांकि वो अपने इमोशंस को अपने हार्ट की डेप्थ से रिफ्लेक्ट करते थे, लेकिन वो इस कंपटीशन में भी होते थे कि वो किसी के ऑनर में कंपोज की जाने वाली बेस्ट पोयम लिखे। लेकिन मिल्टन अपनी पोयम लाइसिडस में इस तरह के शेपर्ड के कंपटीशन के बारे में नहीं लिखता है।
पेस्टोरल पोइट्री की एक लॉन्ग हिस्ट्री है। ये पोएम्स रूरल लाइफ को आइडियलाइज्ड करती है और कंट्री साइड का एक रोमांटिसाइज्ड विजन भी प्रेजेंट करती है। इन पोएम्स में प्रेजेंट लोग स्पेशली शेफर्ड्स होते हैं और इन पोएम्स में इन शेफर्ड्स के नेचर के साथ हार्मोनियस एक्सिस्टेंस को सिटी के करप्शन के साथ कंट्रास्ट किया जाता है। लाइसिडस पोयम 193 लाइंस की एक लॉन्ग पोयम है, तो हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन नहीं कर सकते हैं, तो चलिए हम इस पोयम को स्टेंजा वाइज समझते हैं। स्टेंजा वन में स्पीकर ग्रीक माइथोलॉजी के दो सेक्रेड प्लांट्स लोरेल्स और माइटल्स के डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करता है। फर्स्ट लाइन में पोइट उन दोनों प्लांट को कॉल कर रहा है, जो यहाँ ये दिखाता है कि पोइट उन प्लांट से डायरेक्ट इंटरेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है। एंशियंट ग्रीस और रोम में लोरियल्स के प्लांट को पर्टिकुलरली यूज किया जाता था विक्टर्स के क्राउन को बनाने के लिए। इस पोएम की फर्स्ट लाइन में कैपिटल ओ का अटरेंस एंशियंट ग्रीक वर्स के ट्रेडिशन को भी शो करता है, जो पोएम को एक फॉर्मल पेस्टोरल एलिगी के रूप में इस्टेब्लिश करता है। पोएम में स्पीकर हार्शली लोरेल्स और बेरीज को तोड़ता है, जो किंग के शॉर्ट लाइफ को सिंबलाइज करता है, जिसे यंग लाइसिडस से रिप्रेजेंट किया गया है। इस स्टैंजा में स्पीकर का मेलोइंग ईयर से रेफरेंस समर्स के फॉल के ट्रांजिशन को सजेस्ट करता है, जो किंग की डेथ के टाइम को रिफ्लेक्ट करता है और ये समय अगस्त का है। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर का मेंशन आईवी नेवर सीयर और नेवर विदर्ड फर्दर इस इमेजरी को स्ट्रेंथन करता है कि किंग लाइसिडस की डेथ काफी यंग एज में हो गई। मिल्टन किंग की डेथ को चेंज ऑफ सीजन्स और लाइसिडस की मिथिकल फिगर, जिसका डिस्क्रिप्शन थियोक्राइटिस की आइडियल्स और विर्जिल के वर्क्स में मिलता है, के साथ टाई करता है। क्योंकि लाइसिडस एक पेस्टोरल पोइट था, तो यहाँ उसको किंग के रेफरेंस में शो करना अप्रोप्रिएट है। मिल्टन किंग को एक पोइट के रूप में दिखाना चाहता है, क्योंकि इन रियल किंग एक पोइट भी था, तो इसलिए ये नाम उसके लिए अप्रोप्रिएट है। इस स्टैंजा की लास्ट लाइन में पोइट कहता है कि किंग और लाइसिडस के ग्रेव अनमोन्ड नहीं रहना चाहिए और उसकी बॉडी क्रूअल वाइंड में डिवास्टेटेड नहीं होनी चाहिए। उसकी इस लास्ट मोमेंट में उसे ऑनरेबली सी ऑफ करना चाहिए और उसके लिए पोएटिक लेमेंटेशंस को गाना चाहिए। इस स्टैंजा में पोइट अपने फ्रेंड और किंग की ड्राउनिंग से डेथ के बारे में बताता है और फर्दर अपनी इंटेंशंस को शो करता है कि वो इस पोएम में अपने फ्रेंड को मेमोरलाइज करना चाहता है। स्टेंजा टू में स्पीकर ग्रीक माइथोलॉजी के 9 म्यूजेस को कॉल करता है, जिन्हें द सिस्टर्स ऑफ द सेक्रेड वेल भी कहा जाता है। वो उन्हें अपनी यूलोजी में मदद के लिए बुलाता है। यूलोजी एक स्पीच होती है, जो एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है, जिससे रिसेंटली डाइड किसी पर्सन के ऑनर में क्रिएट किया जाता है। इस स्टैंजा में पोएट ज्यूस की सीट के बारे में भी बताता है, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूस ओलंपिक्स में रहते हैं और इसे होम ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। स्पीकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने सॉन्ग को प्ले करना स्टार्ट करे और स्पीकर होप करता है कि किसी दिन कोई जेंटल म्यूज ऐसे ही किसी और पोइट की हेल्प करेगी उसकी डेथ के बाद उसके लिए भी पोइट्री लिखने में, जैसे कि वो आज लाइसिडस के लिए लिख रहा है। पोइट अपने सैबल श्राउड को इमेजिन कर रहा है। वो इमेजिन कर रहा है कि वो पोइट जिसने उसकी डेथ पर उसके लिए लिखा है, वो उसके लास्ट मोमेंट्स में वहां आता है और उसके श्राउड को टच करके उसे फेयरवेल बिड करता है। शैबल श्राउड उस क्लॉथ को कहा जाता है जिसे बरियल के टाइम पे कॉर्प्स के ऊपर कवर किया जाता है। पोयम का सेकंड स्टैंजा प्राइमरीली कपलेट से कंप्राइज्ड है, लेकिन लास्ट लाइन में श्राउड वर्ड से एंडिंग किसी भी प्रीवियस लाइन के साथ उसकी राइमिंग स्कीम को मैच नहीं करती है। स्टेंजा 3 पेस्टोरल इमेजरी को यूज करके मिल्टन के कैम्ब्रिज में किंग के साथ स्पेंड किए हुए टाइम को एलिगोराइज करता है। फर्स्ट लाइन में सेल्फ सेम हिल और नर्स्ड अपॉन कैम्ब्रिज का रेफरेंस देता है। इन दोनों के रेफरेंस से स्पीकर यहाँ इमेजिन करता है कि वो अपने फ्रेंड लाइसिडियस, जो कि एक पोइट और शेफर्ड है, के साथ किसी हिल के पास है जहाँ पर फाउंटेन्स है और जहाँ पर ब्रुक्स है, और वो जगह चारों तरफ से सराउंडिंग हिल से कवर्ड है, और वो दोनों शिप हर्डिंग के लिए गए हैं। वो दोनों अपनी शिप्स को मॉर्निंग ड्यू टाइम पर लेकर जाते हैं और सनसेट तक वहीं रहते हैं।
इस स्टेंजा में मेंशन्ड रफ सटायर्स और फाउंस प्रेज्यूमेबली अदर स्टूडेंट्स हैं जिनको मिल्टन अपनी और लाइसिडस की तरह रिफाइंड नहीं मानता है। इस स्टेंजा की लास्ट लाइन में ओल्ड डेमेटस का रेफरेंस उनके प्रोफेसर से है जो एंटीक्वीज और सॉन्ग्स को एंजॉय करते हैं। स्टेंजा 4 में स्पीकर उस हिल के अराउंड होने वाले हैवी चेंजेस के कारण लेमेंट कर रहा है, क्योंकि इन चेंजेस ने उन हिल्स की आइडियलिक इमेज को ओवरटेकन कर लिया है। पोइट लाइसिडस को शेफर्ड के टाइटल से बुलाता है, जो उसका जीसस क्राइस्ट के साथ इम्प्लिसिट कंपैरिजन क्रिएट करता है। क्राइस्ट को गुड शेफर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे एक शेफर्ड अपनी फ्लॉक का ध्यान रखते हैं, वैसे ही क्राइस्ट भी अपने बिलीवर्स का ध्यान रखते हैं। इस स्टेंजा में पोएट डिस्क्राइब करता है कि कैसे हमारे नेचुरल वर्ल्ड के सभी एलिमेंट, वाइल्ड थाइम से विलोस तक, सब लाइसिडस की डेथ पर मौन कर रहे हैं। नेचर पर ह्यूमन इमोशंस का एट्रीब्यूशन पैथेटिक फैलेसी को शो करता है। पैथेटिक फैलेसी का यूज राइटिंग्स में नॉन ह्यूमन थिंग्स का ह्यूमन इमोशंस और उनके एक्शंस के एट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। इस टर्म को जॉन रस्किन ने कॉइन किया था, जो रोमांटिक पोएट्रीज में सेंटिमेंटलिटी के एक्सेस को डिफाइन करती है। इस स्टेंजा में स्पीकर इन्विजन करता है कि लाइसिडस की डेथ नेचुरल वर्ल्ड को इफेक्ट कर रही है, जिससे पोएट पोयम में द कैंकर टू द रोज, द टेंट वॉन टू द विनिंग हार्ट्स और फ्रोस्ट टू फ्लावर्स से शो कर रहा है। ये सब प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिजीज और डेथ के एग्जाम्पल्स हैं, जो यहाँ स्पीकर पर लाइसिडस की डेथ के इमोशनल इफेक्ट को शो कर रहे हैं। स्टेंजा 5 में स्पीकर किंग को ओर्फियस और लाइसिडस से कंपेयर कर रहा है। वो सोच रहा है कि अगर लाइसिडस जब ड्राउन कर रहा था, अगर वहां पर निम्फ्स होते तो उसे बचाया जा सकता था। यहाँ पर पोइट एंग्रीली सी नाइम्फ से क्वेश्चन कर रहा है कि जब लाइसिडस पेन पानी में डूब रहा था तो वो कहाँ था, क्योंकि जब पोइट उन्हें सर्च करता है तो वो अपनी यूजुअल प्लेसेस पर भी नहीं थे जहाँ पर उनके ओल्ड बार्ड्स है। हावेवर स्पीकर रियलाइज करता है कि निम्स को लाइसिडस की डेथ के लिए ब्लेम करना यूजलेस है। फर्दर पोइट ऑर्फियस और उसकी मदर कैलियोपी की ग्रीक मिथ के बारे में इनडायरेक्टली बात करता है। कैलियोपी ग्रीक मिथोलॉजी में एक म्यूजिक और एपिक पोइट्री के पैट्रोन में जानी जाती है। ऑर्फियस एक लेजेंडरी म्यूजिशियन था जो अपनी वाइफ यूरिडाइस को अंडरवर्ल्ड से रेस्क्यू करने के मिशन में फेल हो गया था। थ्रेशियन मेनेड्स ने ऑर्फियस को मारा था और उसके हेड को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था और उसे ही हिब्रस रिवर में फेंक दिया। लेकिन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑर्फियस का हेड रिवर में फ्लोट करता हुआ जा रहा है, लेकिन स्टिल वो सॉन्ग गा रहा है और इन दी एंड वो रिवर के साथ समंदर में मिल जाता है, जो कि यहाँ लाइसिडस की ड्रोनिंग से हुई डेथ के पैरेलल को शो करता है। स्पीकर ये सजेस्ट करता है कि अगर कैलियोपे, जो कि एक पावरफुल पोएट्री की म्यूज है, अगर वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई तो लाइसिडस को भी किसी भी तरीके से नहीं बचाया जा सकता था। ये स्टेंजा मिल्टन के पेस्टोरल एलेगी के पोएटिक फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन पुट करता है। ऑर्फियस एंड यूरिडाइस की मिथ और ऑर्फियस की डेथ से मिल्टन एपिक पोएट्री की लिमिटेशंस को पॉइंट करता है। मे भी मिल्टन किंग की डेथ पर एक एपिक पोएट्री लिख सकता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से उसको बचा नहीं सकता। स्टेंजा 6 में स्पीकर लेमेंट करता है कि एक थैंकलेस म्यूज को एंडलेसली परस्यू करना पॉइंटलेस है। इसकी जगह पोइट कहता है कि क्या उसे भी अदर पीपल्स की तरह ब्यूटीफुल लेडीज लाइक एमेरलिस और निएरा को चेस करना चाहिए। ग्रीक माइथोलॉजी में एमेरलिस एक ब्यूटीफुल शेफर्डेस है और निएरा एक ब्यूटीफुल निम्फ है, जो कि दोनों फिगर्स पेस्टोरल पोइट्री में अपीयर होती है। स्पीकर डाउटफुल है कि क्या एक पर्सन को फेम को परस्यू करना चाहिए जो लोगों को एनकरेज करता है कि वो लाइफ के डिलाइट को एंजॉय ना करके फेम के पीछे अपनी लाइफ को स्पेंड कर दे। फर्दर पोइट सोचता है कि अगर उसने अपनी लाइफ में फेम अचीव कर लिया तो उसकी लाइफ काफ़ी ग्लोरियस हो जाएगी। लेकिन पोइट को यहाँ पता है कि स्पिरिट ऑफ डेथ अपनी टेरिबल ब्लेड्स के साथ आती है और लाइफ के उन फ्रेजाइल थ्रेड्स को कट कर देती है
और ये ह्यूमन बीइंग्स का फेट है। फेट यहाँ एक ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर है जो ह्यूमन लाइफ के थ्रेड्स को अपने स्पिंडल्स पर स्पिन करते हैं, और जब वो उन थ्रेड्स को कट करते हैं तो लाइफ एंड हो जाती है। स्पीकर पीसफुली अपने थॉट्स में ही खोया हुआ है, और तभी सन गॉड फोइबस और अपोलो वहां आते हैं और उसके इस थॉट को इंटरप्ट करते हैं। सन गॉड उसे रिमाइंड कराते हैं कि उसे हेवन में वो सब फेम मिलेगा, और वहां पर ये सब उसे ज्यूस की ब्लेसिंग्स में मिलेगा। ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूस गॉड्स का किंग है। हावेवर ये इस स्टेंजा में वो क्रिश्चियन गॉड की तरह रिजेंबल हुआ है जिसे मिल्टन वर्शिप करता है। फोइबस स्पीकर को यकीन दिलाता है कि उसे हेवन में उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और उसकी सारी हार्डशिप्स जो उसने यहाँ एज ए मोर्टल बीइंग फेस की है वो सब वेस्ट नहीं जाएगी। स्टेंजा 7 में स्पीकर अगेन अपनी इस मेडिटेशन से वापिस लाइसिडस की डेथ पर पोइट्री के पर्पस पर आता है। इस स्टेंजा में वो फाउंटेन एरिथस जो सिसिली के आइलैंड पर है, और रिवर मिनिसियस जो विर्जिल की नेटिव रिवर है को एड्रेस करता है। ये दोनों वाटर बॉडीज लाइसिडस के डेथ के डार्क और इम्प्योर वाटर से कंट्रास्ट करती है। पोइट क्लेम करता है कि फोइबस की स्पीच हायर मूड की थी और वह पोएम के सब्जेक्ट के लिए काफ़ी एलिवेटेड और यूफोरिक थी। ये लाइन ये भी सजेस्ट करती है कि मिल्टन क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के फेवर में कुछ ग्रीक और रोमन पेस्टोरल ट्रेडिशन को अपनी पोएम से डिसमिस कर देता है। पोएम के पेस्टोरल मोड और पोएम के सबवर्जन के बीच एक ऑनगोइंग टेंशन कंटिन्यूअसली चल रही है। स्पीकर इस स्टैंजा में ओट प्रोसीड्स के बारे में बात करता है। ओट से पोइट का रेफरेंस एक टाइप की फ्लूट से है जो ओट ट्री की ब्रांचेस से बनाई जाती है। पोइट यहाँ पे बताता है कि कैसे ट्राइटोन ने, जो कि हेराल्ड ऑफ द सी है, उसने कैसे नेपच्यून को, जो कि रोमन गॉड ऑफ द सी है, को लाइसिडस की डेथ के चार्जेस से डिफेंड किया। टाइटन वेव्स और विंड से पूछता है कि लाइसिडस की डेथ कैसे हुई। यहाँ ट्राइटन विंड के लिए फैलोन वर्ड का एडजेक्टिव यूज करता है जो कि यहाँ विंड के गिल्टी होने को कैरेक्टराइज कर रहा है। हावेवर इन द एंड रग्ड विंड्स और क्लिफ विंड्स को भी इस बात को कंफर्म नहीं कर पाते कि लाइसिडस की ड्राउनिंग से डेथ कैसे हुई। हिप्पोटेटिस जो कि विंड गॉड है वो स्पीकर को बताता है कि लाइसिडस की डेथ का रीजन वेव्स और विंड नहीं है, बल्कि वो अनट्रस्टवर्दी शिप है जिसे एक्लिप्स के टाइम पे बनाया गया था। एक्लिप्स उस शिप को कास्ट करता है कि वो उसके पैसेंजर्स के लिए फैटल प्रूफ होगा, और जो कि उसका पैसेंजर था लाइसिडस। हमें ये सुनकर सरप्राइज होगा कि क्या एक एक्लिप्स एक सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन हो सकता है किसी किंग की डेथ का, लेकिन एक टाइम पर और स्टिल अभी भी एक्लिप्स को बैड ओमेन माना जाता है। हम भी एक्लिप्स को बैड लक के तौर पर देखते हैं, और इसलिए किसी को भी, नॉट इवन गॉड को भी, हम किंग की डेथ के लिए ब्लेम कर सकते हैं। स्टेंजा 8 में पोएट रिवर कैम जो कैम्ब्रिज के पास से निकल रही है उसको पर्सोनिफाई करता है एज ए रेवरेंट शायर जो लाइसिडस की डेथ पर मौन कर रहा है। पोइट यहाँ रिवर के पर्सोनिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताता है। पोइट कहता है कि वो स्लोली स्लोली उनके पास आ रहा है। उसने एक हेयरी जैकेट पहन रखी है और उसकी हेड पर काफ़ी वीड्स लगे हुए हैं, और उसके एजेस पर कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं जो कि सैडनेस को शो कर रहे हैं। वो लाइसिडस को डियरेस्ट प्लेज बोलकर एड्रेस करता है, जिसका रेफरेंस यहाँ है कि लाइसिडस उसका फेवरेट स्टूडेंट था। अब यहाँ मिल्टन पोयम में एक न्यू वॉइस को इंट्रोड्यूस करता है। ये वॉइस है द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक की। वो स्पीकर को अनकाउथ स्वेन और शेपर्ड बोलकर इंटरप्ट करते हैं। अनकाउथ स्वेन एक र्यूड, क्लमसी और अनग्रेटफुल पर्सन को कहते हैं जो अक्सर मिल्टन के टाइम में शेफर्ड्स के लिए यूज किया जाता था जो लोअर सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। इस स्टैंजा में जो न्यू वॉइस इंट्रोड्यूस हुई है वो सेंट पीटर की है। सेंट पीटर जीसस क्राइस्ट के फर्स्ट डिसाइपल थे। वो अपने साथ वहाँ दो मेटल कीज लेकर आए हैं, जिसमें एक की गोल्ड की है जो हेवन के गेट को ओपन करती है, और दूसरी की आयरन की है जो गेट को वापस से क्लोज करती है।
सेंट पीटर अपने बिशप हेड के नीचे अपने हेयर्स को साइड करते हैं और स्टर्नली लुक के साथ कहते हैं कि वो यंग लाइसिडस को हेवन ले जाने के लिए फॉल्स प्रीस्ट को वहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि फॉल्स प्रीस्ट वो उस जॉब को करप्शन करने के लिए ही एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसे प्रेस्ट बस गैदरिंग्स में अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए जाते हैं और वहाँ भी उनका मेन इंटरेस्ट बस वर्दियर गेस्ट के साथ अपना इंट्रोडक्शन करना और फीस्ट को एंजॉय करना होता है। फर्दर पायलट यानी कि सेंट पीटर एक्सक्लेम्ड करते हैं और ऐसे प्रीस्ट को ब्लाइंड माउथ कहकर रेफर करते हैं, जिसका यहाँ रेफरेंस ये है कि वो क्लर्जीमैन ऐसे क्रिएचर्स है जो बस खाना जानते हैं और वो कुछ देख नहीं सकते। ये रेफरेंस उनकी ग्रीडीनेस को शो कर रहा है। सेंट पीटर कहते हैं ऐसे ग्रीडी क्लर्जीमैन को हार्डली बिशप क्रूक को होल्ड करना आता है। ऐसे क्लर्जीमैन अपने वर्शिफर्स को गाइड भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ ये करप्शन का डिस्क्रिप्शन एक शार्प कंट्रास्ट पुट करता है। सेंट पीटर यहाँ इन करप्टेड क्लर्जीमैन को लाइसिडस, जो कि एक नोबल शेपर्ड है, उससे कंट्रास्ट कर रहे हैं, क्योंकि एडवर्ड किंग ने एक क्लर्जीमैन बनने के लिए प्लान किया था, लेकिन उसकी अर्ली डेथ के कारण सेंट पीटर इस लॉस पर लेमेंट कर रहे हैं कि चर्च को एक नोबेल क्लर्जीमैन नहीं मिल पाया। एक स्ट्रिक्ट प्रोटेस्टेंट होने के कारण मिल्टन एंग्लिकन चर्च की वैल्यूज को पसंद नहीं करता था। मिल्टन पायलट के कैरेक्टर से एंग्लिकन चर्च के करप्शन और उसकी वैल्यूज को क्रिटिसाइज करता है। मिल्टन इन लाइंस में फ्लैशी सॉन्ग्स और पाइप्स जैसे रेफरेंस को यूज कर रहा है, जिसके थ्रू वो कहना चाहता है कि चर्च जब अपने फ्लैशी सॉन्ग्स को प्ले करते हैं और जब उसके फ्लॉक्स उम्मीद में उसकी तरफ देखते हैं कि चर्च उनका ख्याल रखेगा और उन्हें खाना और उन्हें फीड करेगा, लेकिन चर्च ऐसा कुछ नहीं करता है। नेक्स्ट मिल्टन कह रहा है कि क्लर्जीमैन ग्रीडीनेस में सब मोरालिटी को ख़त्म कर चुके हैं और अब इनकी बॉडी और इनकी मोरल वैल्यूज़ इनके अंदर ही डिके हो रही है, जिसका मतलब है कि अब उनके वर्ड्स एम्प्टी और मीनिंगलेस और उनकी इंटेंशंस करप्ट है। और ये करप्शन अब एक डिजीज़ की तरह धीरे धीरे बाकी लोगों में भी स्प्रेड हो रहा है। नेक्स्ट वो कहता है कि वो ऑलरेडी ग्रीम वुल्फ विद प्रेवी पाव, जिसका मतलब है कि वो ऑलरेडी उस ग्रीडी वुल्फ का शिकार बन चुके हैं। ये मिल्टन ग्रीडी वुल्फ से रोमन कैथोलिक चर्च को रेफर कर रहा है और मिल्टन काफ़ी सैड फील करता है कि इस सब के बाद भी इन लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी और वो सब कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट पायलट प्रेडिक्ट करता है कि रिलीजियस करप्शन का फॉल कंटेंजियन पूरे इंग्लैंड में स्प्रेड हो जाएगा अगर उसे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट नहीं किया गया। इंग्लैंड के सिविल वॉर में इन्वॉल्व होने के 5 साल के बाद ही 1642 तक ये मोरालिटी की वैल्यूज और ये डिग्रेडेशन ही क्रिटिक्स के डिबेट में मेन पॉइंट होता था। स्टेंजा 9 में स्पीकर एल्फियस, जो कि एक अनदर रिवर गॉड है, को वापस आने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब सेंट पीटर वहां से जा चुके हैं। स्पीकर पेस्टोरल पोइट्री के फाउंडर सिसिलियन पोइट थियोक्राइटस को भी उनकी सिसिलियन म्यूज से इन्वोक करता है। ये स्पीकर अगेन पेस्टोरल थीम्स और इमेजरी के ट्रांजिशन को सिग्नल करता है और वो रिवर के फ्रेश वाटर में इंजॉय करता है, जो कि सी के वाटर जहां एडवर्ड किंग डूबे थे उससे कंट्रास्ट करता है। नेक्स्ट स्पीकर वैली से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने स्प्रिंग फ्लावर्स की जगह ऐसे फ्लावर्स को लाए जो कि सैडनेस और पेन को रिप्रेजेंट करे, ऐसे फ्लावर्स जो सैड एम्ब्रॉयडरी की तरह डेकोरेटेड लगे। लैंड को एम्ब्रॉयडरी से कंपेयर करके मिल्टन ये सजेस्ट करना चाहता है कि वहाँ लैंड का एवरी पार्ट एक टुगेदरनेस में है और एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और अब लाइसिडस की एब्सेंस में वो पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। लाइंस 152 और 153 में स्पीकर एक प्लीजेंट फैंटेसी में इंगेज्ड है। स्पीकर लाइसिडस की बॉडी पर अनटाइडी वे में फ्लावर्स को रख रहा है। हावेवर स्पीकर को ये पता है कि लाइसिडस की डेथ हिब्राइड्स के सी में हुई है, जो कि एक स्कॉटिश आइलैंड के ग्रुप है, और परहैप्स अभी तक उसकी बॉडी ओशियन की डेप्थ में चली गई होगी। यहाँ पोइट बेलेरस और बेलेरियम वर्ड का यूज करता है, जिसका लैटिन में मतलब होता है एंड ऑफ द लैंड। नेक्स्ट लाइन में नेमेनकोस और बेओना का रेफरेंस है, जो कि स्पेन में दो प्लेसेस है जिन्हें कैथोलिक स्पेन के लिए थ्रेट के रूप में माना जाता था।
यहाँ आर्कएंजल माइकल इंग्लैंड के कोस्ट को स्पेनिश थ्रेट से प्रोटेक्ट करता था। स्पीकर चाहता है कि गार्जियन एंजल होमवर्ड की तरफ देखे। यह होमवर्ड से स्पीकर का रेफरेंस इंग्लैंड से है। नेक्स्ट पॉइंट डॉल्फिन्स को एड्रेस करता है क्योंकि डॉल्फिन्स को गुड लक के ओमेन में कंसिडर किया जाता है और वो उनसे अपील करता है कि वो पुअर लाइसिडस को अपनी बैक पर शोर तक ले आए। स्टेंजा 10 में स्पीकर अपने दुखी दोस्त को लाइसिडस की डेथ पर और ज़्यादा सैड होने और न रोने के लिए कहता है क्योंकि डेथ के बाद अब लाइसिडस इमोर्टल है और वो हेवन में है। हावेवर लाइसिडस की बॉडी ओशियन के वाटर के अंदर डूब गई है, जैसे कि सन नाइट के समय होराइजन में सिंक हो जाता है। लेकिन फिर भी नेक्स्ट मॉर्निंग सन अगेन राइज करता है और इसके थ्रू स्पीकर ये सजेस्ट करता चाहता है कि लाइसिडस भी अगेन राइज करेगा। स्पीकर इमेजिन करता है कि लाइसिडस सोल्ट वाटर में सोक्ड अपने हेयर्स को हेवन में प्योर वाटर की स्ट्रीम में वॉश कर रहा है। देन वो डेड शेपर्ड हेवन में अनएक्सप्रेसिव न्यूपिटल सॉन्ग को सुनता है और ये अनएक्सप्रेसिव इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन ईयर्स के लिए ऑडिबल नहीं है। हेवन में एंजल्स लाइसिडस के टीयर्स को वाइप कर देते हैं जो कि यह शो कर रहा है कि शेपर्ड को भी इसके लिए सैड नहीं होना चाहिए। इस स्टेंजा के एंड में पोइट लाइसिडस को जीनियस ऑफ द शोर से एड्रेस करता है, जिसका मतलब है कि लाइसिडस उन पेरिलियस वाटर में है एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट की तरह है जो वेंडर हुए लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। इस पोयम के लास्ट स्टेंजा में स्पीकर की आइडेंटिटी को अगेन चेंज किया जाता है। मिल्टन प्रीवियस सभी स्टेंजा को अनकाउथ स्वेन जो कि शेफर्ड के लिए यूज किया गया है को असाइन करता है और खुद को एक सेल्फ डेप्रिशिएटिंग लाइट में रखता है। वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे अर्लिंग मॉर्निंग से ही वो शेपर्ड अपने डोरिक ले को सिंग कर रहा है। डोरिक ले से यहाँ पोइट का रेफरेंस पेस्टोरल सॉन्ग से है। जो शेफर्ड्स उस लास्ट मोमेंट में वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं वो अपने उस सॉन्ग को सनसेट के साथ कंक्लूड करते हैं। इस स्टैंजा में ब्लू मेंटल उन शेफर्ड्स के ग्रीफ को एको करता है और साथ साथ ये उस ब्लू वाटर को भी रिफ्लेक्ट करता है जिसमें लाइसिडस की डूबने से डेथ हुई है। पोएम की लास्ट लाइन टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पेस्चर्स न्यू से पोइट का मतलब है कि एट लास्ट शेफर्ड्स वहां से जाने के लिए उठते हैं और वो होराइजन पे न्यू सनराइज को देखते हैं और कहते हैं कि कल का दिन न्यू वुड्स और न्यू फील्ड्स के लिए होगा, जिसका मतलब है कि जैसा कि हमें पता है कि शेपर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और वो अपने फ्लॉक्स जो कि कैटल्स होती है शिप्स वगैरह वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह के चरवाहों में लेकर जाते हैं। पेस्चर्स में उनके लिए हर एक डे न्यू वुड्स और न्यू फील्ड्स होती है। मिल्टन अल्टीमेटली पोयम को एक होपफुल नोट पर एंड करता है। पोइट लाइसिडस को एक इमोर्टल स्पिरिट में इमेजिन करता है और खुद को एक यंग स्वेन में जिसको अपनी पोइटिक जर्नी को कंटिन्यू करना है। तो चलिए अब हम पोएम की थीम्स को भी देख लेते हैं। पोएम की फर्स्ट थीम है ग्रीफ। लाइसिडस पोएम मिल्टन के अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ के ग्रीफ से ज़्यादा उस पोइटिक हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती है जो 17th सेंचुरी में राइटर्स के पोइट्री और लिटरेचर के अलग एस्पेक्ट्स के थ्रू अपने पेन को रिफ्लेक्ट करने को शो करती है। अपनी इस पेस्टोरल एलिगी से मिल्टन अपनी पोयम को पोइट्री के उस ट्रेडिशन से कनेक्ट करता है जिसमें पोइट्स अपनी किसी क्लोज्ड वन की डेथ को रिस्पॉन्स में पोइट्रीज लिखते थे। इन पोइट्री के मेन कैरेक्टरिस्टिक शेफर्ड्स के बीच इन्वेंटेड कन्वर्जेशंस होती थी। इस फॉर्म को परफॉर्मेटिव माना जाता था और मिल्टन ने इस परफॉर्मेंस को पैरोडी के पॉइंट तक एक्सैजरेट किया है। पैरोडी एक ह्यूमरस और सैटारिकल इमिटेशन होता है किसी वर्क का। इसमें क्रिएटर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कॉमिक इफेक्ट के लिए एक्सैजरेट करते हैं। इस फॉर्म को इसके एक्सट्रीम वर्जन पर एक्सैजरेशन से मिल्टन पेस्टोरल एलिगी और पोइट्री के मोर ब्रॉडली लिमिटेशंस को ड्रॉ आउट करता है। उसकी परफॉर्मेंस ग्रीफ राइटिंग की आयरनी को एम्फेसाइज करती है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि मिल्टन के स्पीकर को हम जेन्युइनली इमेजिन करें कि वो ग्रीफ में है और वो मौन कर रहा है, क्योंकि मिल्टन अपनी पोइट्रीज में मिथ्स और बिब्लिकल एपिसोड्स को भी इन्वॉल्व करता है।
लाइसिडस पोयम में मिल्टन कॉन्स्टेंटली ये पूछ रहा है कि क्या पोइट्री उन टूल्स को प्रोवाइड करती है जो कि हमें सैडनेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। मिल्टन क्वेश्चन करता है कि हमें डेथ के ऊपर पोइट्री लिखने की क्या नीड है। पोयम की सेकंड थीम है कॉन्सिलिएशन। लाइसिडस पोयम कॉन्सिलिएशन की एक सर्च है, जिसका मतलब है कि वो रीएश्योरेंस जो स्पीकर के ग्रीफ को खत्म कर देगा। स्पीकर इस एश्योरेंस को अपने इस विजन के थ्रू अचीव करना चाहता है, जिसमें वो सोचता है कि लाइसिडस को हेवन में है और अब वो इमोर्टल है और अब उसे कभी भी किसी तरह का कोई पेन फील नहीं हो रहा है। ये क्रिश्चियन रेजरेक्शन के बिलीफ है जो मिल्टन के पोयम के स्पीकर को एज्यूर कर रहा है कि अब उसका फेलो शेफर्ड गॉड के पास है और अब वो न्यू पेस्चर्स के सर्च में उस साइड ऑफ ग्रीफ को लीव कर सकता है। डेट मीन्स अब वो उस पेन को वहीं छोड़कर अपने डे बाय डे के काम के लिए जा सकता है। पोएम के एंड के इस फाइनल इमेज से मिल्टन इम्प्लाई करना चाहता है कि इन द एंड स्पीकर ने अपने फाइनल कंसोलेशन को अचीव कर लिया है और अब अपने डिस्पेयर से मूव ऑन हो गया है। और इसी समय मिल्टन लाइसिडस को भी कंसोलेशन देता है, जो कि हालांकि पोयम में कुछ लाइंस तक का ही है। पोयम में मिल्टन का स्पीकर अपने ग्रीफ से मोमेंटरी रिलीफ ही अचीव कर पाता है और कुछ समय बाद वापस से उसी डिस्पेयर और ग्रीफ को फील करता है। हालांकि मिल्टन की पोयम इस फाइनल कंसोलिडेशन के साथ एंड होती है, जिससे यह क्लियर नहीं है कि वो रिलीफ हमेशा के लिए रहेगा या वैनिश हो जाएगा, जैसे कि वो पहले हुआ है। पोयम के फाइनल राइम ब्लू एंड न्यू ये सजेस्ट करती है कि न्यू पेस्चर्स के लिए शेफर्ड अपने हार्ट में उस सैडनेस को लेकर जा रहा है। मिल्टन अपनी पोयम लाइसिडस को डेलिबरेटली वो कंडीशन में लीव करता है। हमें ये नहीं पता क्लियरली कि ये पोयम कंसोलेशन को फाइंड करने के लिए थी या ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है कि कोई भी कभी भी ट्रूली कंसोलेशन को अचीव नहीं कर सकता है। पोयम की लास्ट थीम द करप्शन ऑफ द चर्च है। लाइसिडस पोयम के मिडवे में एक सरप्राइजिंग मोर्नर पोयम के पेस्टोरल वर्ल्ड में विजिट करता है। वो सरप्राइजिंग न्यू स्पीकर सेंट पीटर होते हैं जो कि जीसस क्राइस्ट के फर्स्ट डिसाइपल थे और उन्हीं के बिलीफ में जीसस क्राइस्ट चर्च और उसकी ड्यूटीज को छोड़कर गए थे। सेंट पीटर बस इसलिए लाइसिडस की डेथ पर सैड नहीं थे कि जब उसकी डेथ हुई वो काफ़ी यंग था, बल्कि वो इसलिए भी सैड थे क्योंकि लाइसिडस एक प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रहा था और सेंट पीटर को ये बिलीव था कि वो एक मोरली काफ़ी गुड प्रीस्ट बनता और ये चर्च के लिए एक काफ़ी बड़ा लॉस है। सेंट पीटर फर्दर कहते हैं कि लाइसिडस की तरह कैरेक्टर और मोरालिटी में गुड प्रीस्ट काफ़ी लिमिटेड है और एंग्लिकन क्लर्जी करप्शन और फाल्सिटी में इन्वॉल्व है। लाइसिडस पोयम किंग्स के वर्च्यूज को सेलिब्रेट करने के साथ साथ 17th सेंचुरी के चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रीस्टली ग्रीड, इग्नोरेंस और फ्रॉडुलेंस के कंडेमनेशन को भी रिफ्लेक्ट करती है। सेंट पीटर काफ़ी एनरेज्ड है और वो कहते हैं कि एंग्लिकन चर्च के बिशप्स फॉल्स शेपर्ड्स है। ये उन बिशप्स को शेपर्ड से कंपेयर करने का रीज़न है। जैसे एक शेपर्ड अपने शिप्स की देखभाल करता है, वैसे ही उन क्लर्जीमैन को लोगों की देखभाल के लिए चर्च ने सेलेक्ट किया है, लेकिन वही अपनी ग्रीड और सेल्फिशनेस में बस अपने बारे में सोचते हैं। इवन सेंट पीटर ये सोच रहे हैं कि इस टाइप के क्लर्जीमैन लोगों को गाइड करने के लिए भी अप्रोप्रिएट नहीं है। चर्च का ये क्रिटिक मिल्टन की अपनी रेज और इंग्लैंड के चर्च के करप्शन को एक्सप्रेस करता है। सेंट पीटर भी चर्च के इन करप्टेड प्रैक्टिसेस के कारण काफ़ी गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि इस टाइप के क्लर्जी मैन अपने फॉल्स प्रीचिंग से अपने लिसनर्स को भी अपने साथ करप्ट कर रहे हैं और ये एक डिजीज की तरह है जो इनवर्डली उन्हें और उनकी मोरल वैल्यूज को डिके कर रहा है और ऐसे ही ये फॉल कंटेजियन सब लोगों में फैल जाएगा। मिल्टन ये कहना चाहते हैं कि इन मोरली डिग्रेडेड प्रीस्ट की प्रीचिंग्स एक डेडली डिजीज की तरह है जो फार एंड वाइड स्प्रेड हो रही है और ये थिंकिंग जिसको भी टच करती है उसकी सोल को करप्ट कर देती है। सेंट पीटर का कैरेक्टर मिल्टन की अपनी प्रोटेस्टेंट थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। प्रोटेस्टेनिज्म क्रिश्चियन चर्च की वो हार्डलाइन ब्रांच है जो स्टेट्स चर्च और उसकी प्रैक्टिसेस से डॉक्ट्रिनल डिसएग्रीमेंट्स रखती है।
प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक चर्च को मोरली डिग्रेडेड, करप्टेड और डिकेइंग मानते हैं, और कैथोलिसिज्म के डेंजर्स को भी मिल्टन अपनी पोयम में रिफ्लेक्ट करता है। एक ऐसा चर्च जो अपने प्रीस्ट को लेकर इनअटेंटिव और अनरेगुलेटेड है। इसे मिल्टन अपनी पोयम में द ग्रीन वुल्फ विद प्राइवी पोव के मेटाफर से रिफ्लेक्ट करता है। ये चर्च मोर ह्यूमन इनोसेंट सोल्स को डिवोर करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, और अगर बैड प्रोटेस्टेंट शेल्फिश इनकम्पिटेंट शेफर्ड्स है तो बस वो और वर्स एनिमी के लिए रास्ता बना रहे हैं, और ये उन लोगों की मोरालिटी को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिन्हें इनकी गाइडेंस में आफ्टर डेथ हेवन के लिए, यानी कि क्रिश्चियनिटी की बिलीफ के अकॉर्डिंग रेजरेक्शन के लिए इनकी गाइडेंस की नीड है। इसी के साथ हमारी पोयम खत्म हो जाती है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।